खबरें आ रही हैं कि नोट में चिप ढूंढने वाले, नफरती पत्रकारिता के कारण एफआईआर झेलने वाले, झूठी रिपोर्टिंग और वसूली के कारण जेल जा चुके सुधीर चौधरी डीडी न्यूज से जुड़ने वाले हैं। ये आज की खबर है। एक साल पहले की खबर सुनिए। 16 अप्रैल 2024 को डीडी न्यूज का लोगो बदला गया, कलर लाल से बदलकर भगवा कर दिया गया। इस मूव के बाद प्रसार भारती के पूर्व सीईओ ने ही कहा, मैं इस भगवाकरण को देख रहा था। अब यह प्रसार भारती नहीं बल्कि प्रचार भारती है। प्रसार भारती की तरफ से कहा गया कि लोगों में बदलाव एक ब्रॉडर अपग्रेड का हिस्सा था। यह कदम दूरदर्शन के मॉडर्नाइजेशन और बदलते मीडिया परिदृश्य में रेलिवेंट बने रहने के प्रयासों को दर्शाता है। सवाल यह उठता है कि क्या सुधीर चौधरी का जुड़ना भी मॉडर्न होने और रेलिवेंट बने रहने का प्रयास है, या क्या सुधीर को जोड़ना प्रसार भारती के भगवाकरण के प्रयासों का ही एक हिस्सा है? सरकार की बोटियों पर पत्रकार पल रहे हैं या झूठे पत्रकारों के सहारे सरकार का एजेंडा चल रहा है? क्या है सुधीर चौधरी के डीडी न्यूज से जुड़ने के मायने, बताएंगे न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अगर सुधीर चौधरी एक कमरा भी मांगते हैं तो उन्हें पूरा फ्लोर दे दिया जाएगा। हमने इससे पहले यहां आज तक ऐसा नहीं देखा। यह कहना है डीडी न्यूज के एक सीनियर कर्मचारी का। छापा है न्यूज लॉन्ड्री ने। प्रसार भारती के दो विंग में से एक दूरदर्शन के डीडी न्यूज के लिए सुधीर चौधरी एक शो करेंगे। डील लगभग फाइनल हो चुकी है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार डीडी न्यूज के कई एम्प्लॉइज के हिसाब से यह फैसला डीडी न्यूज के पक्ष में सुखद है। वहीं कुछ लोगों के हिसाब से दिस इज टू मच कंसंट्रेशन ऑफ पावर। क्या है पूरा माजरा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझिए कि डीडी न्यूज सरकार के अधीन है या नहीं। तो साहब, बात है साल 1990 के सितंबर महीने की 12 तारीख की। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रसार भारती एक्ट को सहमति दी। इस एक्ट के जरिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने ऑटोनॉमी पाई, जो पहले सरकार के नियंत्रण में थी। इस एक्ट के जरिए एक वैधानिक स्वायत्त निकाय प्रसार भारती बनी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मीडिया यूनिट्स के तौर पर काम कर रहा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती का हिस्सा बना। 12 सितंबर 1990 को बना यह एक्ट लागू हुआ 15 सितंबर 1997 को। सोचिए, सरकार के अधीन काम कर रहे टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टर को ऑटोनॉमी देने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? मकसद शायद ये था कि सत्तासीन पार्टी के एजेंडा और प्रोपेगेंडा से बचते हुए निष्पक्ष और जनहितैषी कंटेंट का प्रोडक्शन हो और ब्रॉडकास्टिंग हो। 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के पूर्वार्ध में निजी टीवी चैनल्स का बूम आया और धीरे धीरे दूरदर्शन पिछड़ती चली गई। पिछले एक आध साल से दूरदर्शन को रिवैम्प करने की बात जोर पकड़ रही थी। दूरदर्शन को अपग्रेड और रिवैम्प करने की चर्चाओं के बीच एक मेजर कदम उठाया गया। 16 अप्रैल 2024 को डीडी न्यूज के लोगों के कलर को बदलकर भगवा कर दिया गया और अब सुधीर चौधरी के जुड़ने की खबर आ रही है। प्रसार भारती के बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया गया कि डीडी न्यूज के लिए 1 घंटे की अवधि का स्पेशल शो जो सप्ताह में 5 दिन प्रसारित होगा, उसे बनाने के लिए जीएफआर 2017 के नियम 194 खंड 3 और खंड 4 के अंतर्गत नॉमिनेशन के आधार पर ESPRIT प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और एंकर सुधीर चौधरी को नियुक्त करने के लिए बोर्ड की मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत होगी 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्लस जीएसटी। लागत में हर साल 10% की दर से इजाफा होगा। इसके अलावा यह प्रस्ताव भी पेश किया गया कि बोर्ड 2024 के कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी में छूट देने तथा मार्केटिंग और सेल्स के लिए एक अलग समझौते की मंजूरी देती है। नॉमिनेशन के आधार पर सुधीर चौधरी को क्यों चुना गया? प्रसार भारती बोर्ड के एजेंडा डॉक्यूमेंट के अनुसार चूंकि लीडिंग मार्केट प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, वो नियमित एनआईए बेस्ड प्रक्रिया और टेंडरिंग फॉर्मेलिटीज में अमूमन भाग नहीं लेते हैं, इसलिए प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य श्री अशोक टंडन की अध्यक्षता में एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ने प्रूवन क्रेडिबिलिटी, टीआरपी ट्रैक रिकॉर्ड और मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति को ध्यान में रखा और फिलहाल सुधीर चौधरी के रूप में एक एंकर की पहचान की। यहां खास तौर पर गौर कीजिए कुछ शब्दों पर। प्रूवन क्रेडिबिलिटी, टीआरपी ट्रैक रिकॉर्ड और मजबूत सोशल मीडिया प्रेजेंस। सुधीर चौधरी के साथ क्रेडिबिलिटी शब्द को जोड़ना थोड़ा अटपटा लगा क्या?
ये खबरें देखिए। 2019 में सुधीर चौधरी ने महुआ मोइत्रा के वीडियो के एक हिस्से को प्रसारित किया, उन पर प्लेगरिज्म का आरोप लगाया। सुधीर के खिलाफ इस शो के बाद आपराधिक मामला दर्ज किया गया और बाद में सुधीर चौधरी ने ऑन एयर माफी मांगी और स्वीकार की कि भाई हमने एक छोटा सा हिस्सा ही चला दिया था। 2024 में हेमंत सोरेन के परिवार के आरक्षण लाभों पर सुधीर चौधरी ने जातिवादी टिप्पणी की, जिस कारण SC/ST एक्ट के तहत उन पर FIR दर्ज किया गया। सितंबर 2023 में कर्नाटक सरकार की एक स्कीम के बारे में सुधीर चौधरी ने फेक और कम्युनल न्यूज फैलाई, जिसके कारण IPC की धारा 153A और 505 के तहत सुधीर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सुधीर चौधरी ने 2022 में मुसलमानों के गरबा में पार्टिसिपेशन और 2023 में बराक ओबामा के एक स्टेटमेंट को सांप्रदायिक तरीके से दिखाया, जिसके कारण NBDSA ने आज तक पर फाइन लगाया और सुधीर के शो को सेंसर किया। 2020 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के कारण सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में FIR दर्ज हुई। 2012 में जबरन वसूली मामले में सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी हुई। 2008 में एक फेक न्यूज फैलाने के कारण भी सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। क्या जबरन वसूली के मामले में जेल जाने वाला, लगातार फेक न्यूज पैडल करने वाला, सांप्रदायिक और जातिवादी टिप्पणी करने वाला पत्रकार क्रेडिबल माना जा सकता है? DD न्यूज के साथ सुधीर चौधरी को चुने जाने को लेकर TRP ट्रैक रिकॉर्ड की बात भी की गई। नोटों में चिप ढूंढने वाले पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, जो मुसलमानों के खिलाफ सेंसेशनल शोज बनाकर सत्तासीन पार्टी के PR एजेंट की तरह बर्ताव करके लोगों को अंधभक्त बनाने की कोशिश करते हैं और अंधभक्तों को सम्मोहित करते हैं। क्या इसे TRP ट्रैक रिकॉर्ड के रूप में देखा जाना चाहिए? सुधीर चौधरी की नियुक्ति के बाद मजबूत सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात भी की गई। अगर सोशल मीडिया पर मजबूत प्रेजेंस ही इस नियुक्ति का आधार था, तो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चुन लिया जाता। रेडियो रवांडा का उदाहरण हम सबके सामने है कि किस तरह से एक रेडियो चैनल ने पूरे देश को नरसंहार की आग में धकेल दिया था। हमारे सामने हिटलर के राज में फिल्मों के अलग विभाग का भी उदाहरण है। वो फिल्में जो यहूदियों के खिलाफ माहौल बनाती थी या हिटलर को भगवान के अवतार के रूप में चित्रित करती थी, उन फिल्मों को प्रमोट किया गया, उन फिल्मों को बनवाया गया। इन दोनों विषयों से जुड़े वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोरोना काल में सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग हो या पिछले कुछ सालों में उनकी रेगुलर पत्रकारिता या यो कहिए पत्तलकारिता, यही दो मकसद पूरा करते दिखते हैं। नंबर 1 सत्तासीन पार्टी की चाकरी और नंबर 2 मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत का प्रचार। प्रसार भारती बोर्ड ने अपनी 188वीं बैठक में DD न्यूज के लिए विशेष शो बनाने के लिए CBC द्वारा अनुमोदित दरों पर नामांकन के आधार पर 2 लीडिंग न्यूज एंकर्स और एक प्रोडक्शन एजेंसी की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। CBC के द्वारा 24 मई 2012 को अनुमोदित दरों के अनुसार प्रतिवर्ष 1 घंटे के 260 शोज के प्रोडक्शन के लिए 28 करोड़ 60 लाख रुपए प्लस टैक्सेस तय किए गए थे। प्रसार भारती और सुधीर चौधरी के बीच 5 राउंड के नेगोशिएशन के बाद 260 शोज के लिए राशि तय की गई 15 करोड़ रुपए सालाना प्लस GST। एक और एंकर जिसकी नियुक्ति की मंजूरी प्रसार भारती बोर्ड दे चुकी थी, उसकी पहचान अभी हो नहीं पाई है, पर सुधीर चौधरी और प्रसार भारती का गठबंधन लगभग तय है। निजी चैनल में रहते हुए सुधीर चौधरी ने प्रो पावर पत्रकारिता की। ऐसा करते हुए वो कई बार एंटी पीपल हुए, एंटी मुस्लिम हुए, एंटी वुमेन हुए, एंटी यूथ हुए। क्या दूरदर्शन के साथ उनका जुड़ाव उनके इस चाकर पत्रकारिता का परिणाम है, या फिर क्या बीजेपी सरकार मास एंड मीडिया पर एब्सोल्यूट कंट्रोल करने के लिए सुधीर चौधरी को नियुक्त कर रही है? क्या सुधीर चौधरी का DD न्यूज से जुड़ना DD न्यूज के ऑटोनॉमी पर एक खतरा है? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कोई सलाह हो, सजेशन हो, सुझाव हो तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।